हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान हिंदी माध्यम माह जनवरी की वर्कशीट का सॉल्यूशन देखेंगे या इसके आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिख लेना है, फिर पिता का नाम लिख लेना है, यहाँ पर शाला का नाम लिख लेना है और फिर कक्षा 8वीं यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लंच टाइम होते ही पहेली ने जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोला तो अचार की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ गया। माँ ने आज स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाए थे और उन पराठों को लंबे समय तक ताज़ा व नरम रखने के लिए उन्हें एक धातु की चमकीली पन्नी में लपेट कर रखा था और अचार को एक प्लास्टिक की डिब्बी में रखा था। बताइए। ठीक है, यहाँ पर हमको ये पढ़ लेना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसके बाद हमें यहाँ पर सारे आंसर्स बताने हैं। फर्स्ट है, पहेली की माँ ने पराठों को रखने के लिए किस पदार्थ से बनी पन्नी का उपयोग किया होगा। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि खाद्य पदार्थों को ताज़ा बनाए रखने के लिए हम एल्यूमिनियम की पन्नी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, पहेली की माँ ने पराठों को रखने के लिए किस पदार्थ से बनी पन्नी का उपयोग किया होगा, एल्यूमिनियम का। ठीक है, सेकंड है, धातु का पतली पन्नी में परिवर्तन धातु के किस गुण को प्रदर्शित करता है। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी पदार्थ को आघात मतलब उसको पीट कर क्या किया जाता है, पतला किया जाता है। ठीक है, तो हमें धातु की यदि पतली पन्नी बनानी होगी तो हम उसको क्या करेंगे, आघात वर्धनीय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर कौन सा गुण आ जाएगा, आघात वर्धनीयता। ठीक है, धातु का पतली पन्नी में परिवर्तन धातु के किस गुण को प्रदर्शित करता है, आघात वर्धनीयता गुण को प्रदर्शित करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। थर्ड है, माँ ने आलू के पराठे बनाने में कौन सा बल लगाया होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पेशीय बल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में एक मोमबत्ती के जलने की 3 स्थितियां दी गई हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मोमबत्ती के जलने की 3 स्थितियां दे रखी हैं। ठीक है, फर्स्ट स्थिति में हम देख पा रहे हैं कि ये जो चिमनी है, ठीक है ना, ये चिमनी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये चिमनी को गुटकों के ऊपर रखा गया है। ठीक है, चिमनी को गुटकों के ऊपर रखा गया है। यहाँ पर 2 गुटके आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो इस स्थिति में जो चिमनी है ये बहुत अच्छे से जल रही है ना। सेकंड स्थिति में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो गुटके रखे थे, गुटकों को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो चिमनी है कंपित होकर धुआं उत्पन्न कर रही है। ठीक है, और थर्ड स्थिति में देखिए यहाँ पर इस चिमनी को ऊपर से ढक दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चिमनी क्या हो गई है, बुझ गई है ना। तो अब हम इसके क्वेश्चन का हल देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं। फर्स्ट स्थिति है ना, यहाँ पर ए नंबर पे, स्थिति में मोमबत्ती क्यों जलती रहेगी, कारण लिखिए। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी वस्तु के जलने के लिए या दहन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्थिति में मोमबत्ती क्यों जलती रहेगी, उत्तर आ जाएगा, इस स्थिति में चिमनी को 2 गुटकों पर रखा गया है जिससे चिमनी के अंदर वायु मतलब ऑक्सीजन का प्रवेश होता रहेगा और मोमबत्ती जलती रहेगी। ठीक है, देख पा रहे होंगे गुटके के ऊपर चिमनी रखी गई है तो नीचे से क्या जा रही है, ऑक्सीजन, ऊपर से भी क्या आ रही है, ऑक्सीजन या वायु, इसलिए ये मोमबत्ती बहुत अच्छे से जलेगी। बी स्थिति में मोमबत्ती की ज्वाला कंपित होकर धुआं उत्पन्न क्यों कर रही है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा, इस स्थिति में चिमनी के नीचे से गुटकों को हटा दिया गया है जिससे वायु मतलब ऑक्सीजन की कमी होने से ज्वाला कंपित होकर धुआं उत्पन्न कर रही है। जैसे ही यहाँ पर हम गुटके हटा देंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी, इसीलिए यहाँ पर ज्वाला क्या होगी, कंपित होकर धुआं उत्पन्न करेगी। स है या सी नंबर का है थर्ड, इस स्थिति में मोमबत्ती बुझ क्यों गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब तो यहाँ पर गुटके भी नहीं है और ऊपर से भी इस चिमनी को ढक दिया गया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन या वायु तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो इस स्थिति में चिमनी को ऊपर से ढक दिया गया है जिससे चिमनी में वायु मतलब ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पा रही है, इसीलिए मोमबत्ती बुझ गई। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और इसके उत्तर भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। थर्ड क्वेश्चन है,
एक डॉक्टर ने आयरन की कमी से पीड़ित रोगी को आयरन की गोली लेने को कहा। यह गोली आयरन की जैसी नहीं दिखाई देती है, लिखिए। ठीक है, हमें कारण लिखना है। तो उत्तर इसका हो जाएगा, डॉक्टर ने आयरन की कमी से पीड़ित रोगी को आयरन की गोली लेने को कहा। यह गोली आयरन की जैसी नहीं दिखाई देती क्योंकि गोली आयरन की बनी हुई नहीं होती है। ठीक है, उसमें आयरन के लवण होते हैं। ठीक है ना, वो जो गोली होती है ना वो आयरन की बनी नहीं होती है, उसमें एक्चुअली में क्या होता है कि आयरन के लवण होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान उत्तर है क्वेश्चन नंबर 3 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों को नामांकित कीजिए एवं संरचना के आधार पर दोनों चित्रों में तुलना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर 2 चित्र दिए हुए हैं, तो इनका नामांकन करना है, इनका नाम देना है। ठीक है, और यहाँ पर नामांकित करने के बाद हमें संरचना के आधार पर दोनों चित्रों की तुलना भी करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो चित्र है ये है पादप कोशिका का। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th में। और दूसरा जो चित्र है वो है जंतु कोशिका का। ठीक है, पहला है पादप कोशिका, दूसरी है जंतु कोशिका। ठीक है, अब देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है ना। यहाँ पर आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट लेयर है एकदम फर्स्ट वाली। ठीक है, और यहाँ पर भी ये फर्स्ट लाइन डार्क दिख रही है आप लोगों को, ये क्या है, कोशिका झिल्ली है, जो कि दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप और जंतु में। फिर है रिक्तिका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में क्या पाई जाती है, रिक्तिका। ठीक है, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है और जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, बात करें केंद्रक की, तो केंद्रक भी दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है ना। ये क्या है, इन दोनों कोशिकाओं का केंद्रक है। फिर है हरित लवक। ठीक है, तो हरित लवक ना केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, हमें पता है कि पादप क्या होते हैं, मतलब हरे रंग के होते हैं। ठीक है, पत्तियां हरे कलर की होती हैं, वो उसमें क्या पाया जाता है, हरित लवक। तो ये सिर्फ पादप कोशिका में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये हरित लवक जो कि पादप कोशिका में होता है। फिर है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। फिर बात करें कोशिका झिल्ली, तो दोनों में पाई जाती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, लेकिन जो कोशिका भित्ति है वो भी सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोशिका झिल्ली के अंदर आप लोगों को एक और लेयर दिख रही होगी, है ना, ये क्या है, कोशिका भित्ति। अब देखते हैं इन दोनों में तुलना करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तालिका में हम तुलना कर लेते हैं कोशिका का भाग। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पादप कोशिका जंतु कोशिका में ये इतने भाग दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि ये उपस्थित हैं या नहीं है। तो कोशिका झिल्ली दोनों में उपस्थित है, जैसा कि चित्र में मैंने अभी आप लोगों को बताया है ना। यहाँ पर पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली उपस्थित है और जंतु कोशिका में भी। फिर कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित है लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। हरित लवक पादप कोशिका में उपस्थित है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। रिक्तिकाएं पादप और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आंसर भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब हम खंड ब करेंगे, प्रोजेक्ट कार्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का अ है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उनसे संबंधित जानकारी एकत्र करना, है ना। तो ये सभी स्टूडेंट को करना है, मतलब अपने तरीके से करना है। मैंने यहाँ पर आंसर बताया हुआ है अपने तरीके से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव क्या है। तो ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते हैं सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड है सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, नाम लिखिए। तो सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, थर्ड है मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची बनाइए। तो हम सब जानते हैं कि खांसी, जुकाम, मलेरिया, टाइफाइड, अतिसार, क्षय रोग इत्यादि जितने भी रोग हैं ये सब सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फोर्थ है वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है, बीमारी का नाम तथा उसके सामान्य लक्षण लिखिए, है ना। तो बच्चा जानता है, ठीक है, कि इस वक्त हम कौन सी महामारी से जूझ रहे हैं। ठीक है, वो है कोविड-19,
है ना, कोरोना वायरस के कारण जो फैली हुई है, ठीक है। तो हम वही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे। वर्तमान में भारतवर्ष में कोविड-19 महामारी फैल चुकी है, जिसका वायरस कौन सा है, कोरोना वायरस है, ठीक है। इसके सामान्य लक्षण है बुखार के साथ सर्दी खांसी, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ, गंध व स्वाद का पता नहीं चलना, और फोर्थ है थकान का होना। तो ये इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभावों को लिखिए, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों के उपयोग सबसे पहले हम देख लेते हैं। जीवाणु व कवक जैसे सूक्ष्म जीवों से एंटीबायोटिक दवाओं का उत्पादन होता है। कुछ जीवाणुओं से मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये तो बात हुई सूक्ष्म जीवों के उपयोग की। फिर इसके हानिकारक प्रभाव देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य, पौधों व जंतुओं में रोग कारक होते हैं, जैसे क्षय रोग, खसरा, पोलियो, जीवाणु और विषाणु से होने वाली बीमारियां हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ना, ये आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। पार्ट ब है आप और आपका मित्र एक स्थान पर एक साइकिल लेकर खड़े हैं। इसके बाद अपने मित्र को साइकिल से साइकिल की घंटी बजाते हुए अपने से दूर जाने के लिए कहिए और आप घंटी की आवाज़ सुनिए तथा अब अपने मित्र को साइकिल की घंटी बजाते हुए अपने पास बुलाइए और आप घंटी की आवाज़ पुनः सुने। दोनों स्थितियों में घंटी की आवाज़ में हुए परिवर्तन को अपने शब्दों में कारण सहित लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम स्थिति में जब मित्र साइकिल की घंटी बजाते हुए दूर जाता है तो हमें घंटी की आवाज़ धीरे धीरे कम सुनाई देती है, जबकि दूसरी स्थिति में जब मित्र घंटी बजाते हुए पास आता है तो हमें घंटी की आवाज़ तेज सुनाई देने लगती है। इसका कारण ध्वनि स्रोत का दूर व पास होना है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ये विज्ञान की वर्कशीट, ठीक है। इसके सारे आंसर बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। थैंक यू।